किसानों के मसीहा मदारी पार्टी कन्याई मदारी पार्टी की धरती पर आज ये आगाज होगा। आज नहीं तो कल भी मरेगी का आंदोलन की धरती पर राज होगा। जय 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 जय। शुक्रिया, आभार आप सभी का। जब पीछे तक आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि डबल आवाज आ रही है। बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है। ऐसा ही तो थोड़ा कम कर रही है, इसका ईगो बढ़ा हुआ है। उनको कहे कि इसका ईगो कम करें। यह भी आप सही आ रही है आवाज? ठीक है। सबसे पहले तो आज से जिस सरजमी पर मैं हूं, एक आंदोलन जो महापुरुषों के साथ साथ आपके क्षेत्र में बड़ी मजबूती से चलाया गया। मुझे ये लगता है कि जिस आंदोलन को पूरे भारत में जाना चाहिए था, वो आंदोलन यहीं के क्षेत्र में तब रुककर रहा। लेकिन अब बीमारी के लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारे पुरखों ने जिस आंदोलन को चलाया, उस आंदोलन को उस आंदोलन को जलाने के लिए हम सबको भरसक प्रयास करना चाहिए। मैं आज हरदोई में हूँ, बहुत सारी पुरानी परंपराएं यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ की मुख्य परंपरा जो रही है, हमारे पुरखे मदारी काशी जी की सरजमी को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जय भीम करता हूँ। मैं बिजली काशी जी की सरजमी को नमन वंदन करता हूँ। मैं यहाँ बैठी मेरी जो माताएं हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो अपना आज का पूरा काम छोड़ करके हम लोगों को सुनने के लिए आई है, देखने के लिए आई है, आपको भी मैं नमन करता हूँ। बल्कि गहराई से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पहुंची और मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता का उत्साहवर्धन करने का काम किया। यहाँ बैठे मेरे बुजुर्गवार, यहाँ बैठे मेरे युवा साथी, यहाँ बैठी आवाम का भी मैं नमन करता हूँ, जय भीम करता हूँ। साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं को नमन करता हूँ। तथागत गौतम बुद्ध, संतों के संत शिरोमणि संत गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, संत कबीर, ऐसे तमाम संत जिन्होंने भारत की सरजमी पर पैदा होकर के भारत की महिलाओं के लिए, भारत के छुटों के लिए काम करने का काम किया। ऐसे तमाम संतों गुरुओं को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, मैं अपने पुरखे जिन्होंने राज स्थापित करके तलवार का भी मतलब समझाया, कलम का भी मतलब समझाया, हिंसा का भी मतलब समझाया और शांति का भी मतलब समझाया। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महाराजा बिजली पासी, महाराजा सीता पासी, उदा देवी पासी, या तमाम वो हमारे पुरखे जिन्होंने भारत पर राज किया, आज भी जिनके किले चीख कर उनकी सोच एक बात खाते हैं, पुरखों के चरणों में भी नमन करता हूँ। हमारे साथ 21वीं सदी में रहने में वो महापुरुष भी जिन्होंने आज यहाँ मेरी माओ बहनों को मुंह खोलकर बैठने का अधिकार दिलाया, हम जैसे लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया कि यहाँ खड़े होकर बोल सके। ऐसे तमाम नाम हैं। पहले तो 68 के जनक छत्रपति साहू महाराज, शिक्षा को प्रफुल्लित करने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, और इन सब चीजों को अधिकार के रूप में हम सब लोगों को देने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ।
अब साथियों, एक शख्सियत जिन्होंने भारत की राजनीति को उलट पलट करके रख दिया, जिन्होंने ये कहा कि नहीं, ये गरीब का बच्चा भी इस देश की राजनीति में विधायक मंत्री बन सकता है, जिन्होंने ये बताया कि राजनीति सिर्फ पैसे से नहीं चलेगी, राजनीति वंश के आधार पर नहीं चलेगी, राजनीति क्षमता के आधार पर चलेगी, उन महामानव मान्यवर काशीराम साहब को भी नमन वंदन करता हूं। साथियों, एक विशेष समर्पण का दौर है जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब को आंदोलन में लाकर खड़ा किया, जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब को मजबूर कर दिया ये जानने का, लेकिन के पुरखे कहा है, क्या कांग्रेस ने क्या किया। दीनावाला वाल्मीकि साहब, अगर दीनावाला वाल्मीकि साहब ना होते तो काशीराम साहब इस आंदोलन को इतना बड़ा ना कर पाते, और अगर उस आंदोलन को बड़ा ना करते तो आज हम भी यहाँ ना होते। एक नाम और लूंगा, संत भाड़केनी महाराज, जिनकी रचनाएं अगर पढ़े तो मुझे ये लगता है कि हमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सारा आंदोलन हमारे बीच में आ जाता है। अब मैं आखिरी नमन स्वरूप उनको करूंगा जिन्होंने आजादी की लड़ाई में इस देश में जाने दी। अगर संख्या की बात करूं तो हम जानो में देने वाले सबसे ज्यादा पुत्र हमारे थे, कहीं आंदोलन हुआ हो, चाहे फांसियां लगी हो, सबसे ज्यादा हमारे पुत्रों ने इसमें साथ दी, और अपने पुरखों को भी नमन वंदन करूंगा। साथियों, यहाँ आया हूं, आप सबका उत्साह देखा, मजबूती देखी, जोश देखा, सड़क पर चलते हुए आपको देखा, ये सब कुछ देखा। एक गांव में जाकर अपने टूटे हुए मकान भी देखे, रास्ते में आते हुए अपने परिवारों की झोंपड़ियां भी देखी, और रास्ते में आते हुए अपने लोगों के चेहरे भी देखे। सब चीजें देखकर यहाँ तक पहुंचा, यहाँ आया तो एहसास हुआ कि मेरे परिवार के लोग एक समय का खाना तो हम खा सकते हैं, लेकिन सम्मान से हम लोग पसंद करते नहीं। ये गौरव की बात है, किसी देश का किसान का मेरा वर्ग समझौता नहीं करना चाहता, वो अपने हक अधिकारों के लिए लगातार लड़ते रहना चाहता। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हम अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पे कब तक लड़ते रहेंगे। मेरे 26 जनवरी 1950 का दिन याद आता है, जब बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में संविधान लिख करके संविधान सभा में संविधान को स्थापित करा देते हैं और मुस्कुराते हुए संविधान सभा से बाहर निकलते हैं, तो बाबा साहब के साथ के नेता में कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश लग रहे हो। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैंने आज रानी के पेट पे चक्कू चला दिया है, अब राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, राजा मेरे लोगों के अंगूठे के वोट से जन्म लेगा। मैं जब ये बात सोचता हूँ, समझता हूँ, तो कभी कभी तो उत्साह बढ़ जाता है और कभी कभी दुख भी होता है। जब देखता हूँ करोड़वासी को काम करते हुए तो उत्साह बढ़ जाता है, गरीब घर का बच्चा खड़ा हो गया। जब देखता हूँ डॉक्टर तुलसी भार्गववासी को तो उत्साह बढ़ जाता है कि का गरीब घर का बच्चा खड़ा हुआ है अधिकार मांगने के लिए। लेकिन जब मैं देखता हूँ अपने टूटे हुए घरों को, अपनी भूखी माताओं को, बेरोजगार मिलते युवाओं को, तो तब दर्द होता है कि आज तक हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को माने नहीं, समझे नहीं। आप सिर्फ सुनिएगा, ताली मत बजाइए। हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात को सुनने नहीं, समझे नहीं। मैं 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैंने रानी का पेट छीट दिया, राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, राजा मेरे लोगों के वोट से जन्म लेगा। उधर सामने वाले नेता हंसते हैं और हंसते हुए कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर तुमने लोकतंत्र का अधिकार तो अपने लोगों को दे दिया, तुम अपने लोगों को अधिकार देकर चले जाओगे, लेकिन इस देश में आज भी हमारा वर्चस्व है, हम इस देश में अपना राजा बनाए। वो कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर को कि हम तुम्हारे लोगों को डराएंगे,
तुम्हारे लोगों को धमकाएंगे। जो मैं कहने जा रहा हूँ ये बातें बुरी हो सकती है, लेकिन आप साथ कीजिएगा, विचार कीजिएगा कि कोई आदमी आया था क्या क्या कर गया। तुम्हारे लोगों को डराएंगे, तुम्हारे लोगों को धमकाएंगे, और अगर काम ना चला तो तुम्हारे लोगों को खरीद करके इस देश में राजा बनाएंगे। मुझे कहते लज्जा आती है कि उन्होंने सही कहा, उन्होंने इस देश में हम लोगों को डराया धमकाया, नहीं अगर धमके तो हमको खरीदा और राजा इस देश में बनाया। मैं फिर 26 जनवरी 1950 को लेके जाता हूँ आपको। बाबा साहब अम्बेडकर कहते मैं जानता हूँ मेरे लोग गरीब हैं, एक समय का खाना नहीं मिलता, जानता उड़ जाएंगे हो जाएंगे, हो सकता है कि वो बिक भी जाए, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन उनमें कोई ऐसा खड़ा हो गया कि अपने लोगों को समझाने में सफल रहा और हमारे लोगों की समझ में आ गया कि सारी ताकत सत्ता में रखी है, सत्ता हासिल कर लो, 1 लाख मकान बनवा दो, सत्ता हासिल कर लो, हर घर में भोजन खड़ी करवा दो, सत्ता हासिल कर लो, हर गरीब को अमीर बना दो, सत्ता हासिल कर लो, बेरोजगारी मिटा दो, सत्ता हासिल कर लो, गरीबी मिटा दो। सत्ता हासिल करने के बाद तुम जो चाहे वो कर सकते हो। ये बात हमारे संगठन में रही है। अफसोस 70 साल के बावजूद भी हमने नेता तो पैदा किए, हमने सत्ता में हिस्सेदारी तो की, लेकिन संपूर्ण सत्ता जो आबादी के हिसाब से हमें मिल जानी चाहिए थी वो नहीं मिली। क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी, संविधान में प्रावधान है लोकतंत्र का, संविधान में प्रावधान है लोकतंत्र का कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिधर वोट सबसे ज्यादा पड़ेंगे सत्ता उसकी होगी। लेकिन आज भी भारत में व्यवस्था उल्टी है, जिनकी आबादी बड़ी सी है वो सत्ता में है और जिनकी आबादी भरपूर है वो आज भी नीचे बैठे हुए हैं घास के अंदर। इसको समझने का फेर है। गुरु जी बताइए मत करिए दर्द है तो मैं बयां करूंगा, ये मेरा दर्द होगा। इसको समझने का प्रयास कीजिए मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इतिहास में जाइए। जिन हमारे पुरखों ने राज किया उनको धोखा देकर से उनका राज छीन लिया गया। हम लोगों को शर्म नहीं आती। ना जाने हम लोग क्यों सोए हुए, हम कब नींद से जागेंगे, कब अपने अधिकार बोलेंगे, कब अपनी सत्ता स्थापित करके अपने लोगों के लिए काम करने का काम करेंगे। मैंने देखा है कि आज अगर हम बेटी की शादी करें तो जाकर कर्जा लेना पड़ता है 5% 10%, तब बेटी की शादी कर पाते हैं। आज भी हम बच्चों की नौकरी नहीं लगती। आज हमारे पास सुख सुविधा का कोई संसाधन नहीं है। मुझे यह भी पता है इस कार्यक्रम को करने के लिए मेरे कार्यकर्ताओं ने गांव दर गांव जाकर 2-2 रुपए 5-5 रुपए 10 रुपए इकट्ठा किए। जानता हूँ, इसलिए बार बार कहता हूँ कि अपनी सत्ता स्थापित करो। जब सत्ता स्थापित हो जाएगी तो अपनी व्यवस्था स्थापित करने में समय नहीं लगेगा कि जिस प्रदेश का, जिस संगठन का प्रदेश डॉक्टरेट हो, पीएचडी हो, तो समझ लीजिए क्या क्या व्यवस्था हम लोग स्थापित कर सकते हैं, समझने का प्रयास। जब मैंने तो अध्यक्ष बनाया, पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ी थी, मुझे अध्यक्ष बनाइए, मुझे अध्यक्ष बनाइए। मैंने तो कहा कि मैं अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। ये पहला पागल आदमी मुझे मिला, कहने लगा था कि मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, अभी मेरे में अध्यक्ष बनने की क्षमता नहीं है। उसने मुझे बात कही, मैंने कहा नहीं, आदमी की क्षमता क्या होती है ये उसको नहीं पता होता, सामने वाला जानता। मैंने तो जबरदस्ती अध्यक्ष बनाया और मैं गौरव करता हूँ मेरे ऊपर कि मेरा डिसीजन गलत नहीं था। मेरे छोटे भाई ने डॉक्टर कुलदीप भार्गव में उत्तर प्रदेश को और बार मजबूत करने का काम किया। जब जब क्षमता दिखाने की बात आई, चाहे लखनऊ रहो या दिल्ली, उत्तर प्रदेश की ताकत को मजबूत करने का काम किया। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, ताकत स्थायी होती है। जैसे बच्चा पैदा होकर जवान होता है तो ताकतवर होता है, उम्र बढ़ती है, बूढ़ा होता है, मर जाता है तो ताकत खत्म हो जाती है। इस बात को सदैव ध्यान रखिए। यही लोकतंत्र है कि लोकतंत्र में अगर आप इकट्ठे होकर मजबूत होकर खड़े हो गए और आपने अपनी एक और ताकत स्थापित कर दी और पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी नस्लों को बताते चले गए कि हमारे पुरखों ने ये किया और हमने ये किया, अब इस राज को जाने नहीं देना है, वो राज आपके कर्मों में रहेगा। और
फतेहबाद कहते हुए मुझे भय भी होता है, शर्म भी लगती है, डर भी लगता है कि जिन लोगों से लड़ाई है वो लोग बहुत धीरे करके संविधान को उतरने का काम कर रहे हैं। आज आप जाकर देखो, किसी बच्चे की स्कॉलरशिप आने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग बीटेक कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, पीटीसी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं, वो लोग स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि स्कॉलरशिप देंगे ये डॉक्टरेट करेंगे, और डॉक्टरेट करेंगे तो स्कूलों में जाकर कहेंगे कि हम भी पढ़ाना चाहते हैं, हम भी पढ़ना चाहते हैं। ये आज की सरकार की अवस्था हो गई। आज भी सरकारी नौकरियों में जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो निरंतर डैमेज की जा रही है। जो मैं कह रहा हूं, पढ़े लिखे लोग इस बात को समझ रहे होंगे। धीरे धीरे करके सारे कानूनों को कमजोर किया जा रहा है। आप जाकर देखिए, घर में ग्रेजुएट बच्चा बैठा हुआ है, रोजगार दिया जा सकता था नहीं है, यह सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन रोजगार कहां से होगा? अभी पुलिस भर्ती पीछे आई, पुलिस भर्ती आई थी, बहुत सारे लोगों ने टैक्स दिया होगा, लेकिन टैक्स देते ही पता लगा पुलिस का पेपर लीक हो गया। आज आता तो क्या वो ये है कि पेपर लीक तो नहीं हो सकता। अगर मैंने कोई काम प्रदेश सदस्य को बताया, जब तक ये किसी को दूसरे को तीसरे को ना बता दे तो क्या जानकारी लग सकती है? नहीं लग सकती। यही पेपर लीक की थ्योरी है कि जब पेपर बनाया जाता है तो सरकारी अधिकारियों के पास रखा जाता है, और तब तक सरकारी अधिकारी ना चाहे तो पेपर लीक नहीं हो सकता। अब चूंकि सरकारी अधिकारी नेताओं के दबाव में पेपर को लीक कराते हैं, तब पेपर लीक होता है। और उसकी जानकारी कैसे लगती है? जब अधिकारी को या कर्मचारी को या किसी नेता को अपना हिस्सा नहीं मिलता तो वो शोर मचाता है कि चोर ने चोरी कर ली, चोर ने चोरी कर ली। अब सोचो कि अगर वो शोर ना बजाए तो हमारा बच्चा जो पिछले 4 साल से धूप में दौड़ रहा है, सर्दी में दौड़ रहा है, 20 किलोमीटर जाकर अपना एक कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, क्या वो नौकरी लग पाए? एक बच्चा 4-5 साल से तैयारी कर रहा है और एक बच्चे को रात को पेपर मिला, 10 लाख देके सुबह से पेपर के क्वेश्चन उतारे और पेपर में गया और फटाफट करके पेपर आ गया। क्या आपके बच्चे को नौकरी मिल जाएगी? है नहीं मिल जाएगी। उसकी 4 साल 5 साल की मेहनत कहाँ चली जाए? इसको समझने का प्रयास कीजिए। सरकार करप्ट हो चुकी है, और अगर डॉक्टर अम्बेडकर के लोग ना समझे, आज भी जाति धर्म के फेर में पड़े रहे, आज भी भाषा के चक्कर में पड़े रहे, आज भी क्षेत्रवाद के चक्कर में पड़े रहे, तो 10 से 15 साल के बाद कुछ कहने सुनने के लिए नहीं होगा, सिर्फ याद करने के लिए होगा कि कुछ पागल लोग खड़े हुए थे, नीला पन्ना डाल करके चीख कर कह रहे थे अपनी सत्ता स्थापित करो, अपने लोग स्थापित करो, यहाँ पर बाबा साहब की सत्ता स्थापित करो, बुद्ध की सत्ता स्थापित करो, समानता की सत्ता स्थापित करो। लेकिन वो तो चले गए। अब कैसे सत्ता को स्थापित किया जा रहा है? सांप के जाने के बाद डंडा मारते रहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा साथियों। बहुत सारे नेता हैं, जब किसी बेटी का रेप होता है कोई नेता निकल कर नहीं आता। अब वो घटना कहाँ हुई है? जानना एक बाल काटने मारते होंगे। रायबरेली में एक परिवार के बच्चा बाल काट रहा था, अर्जुन पासी। बाल काटने के बाद उसने पैसे मांग लिए, गोली मार दी उसको। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में आते हैं जिन्होंने गोली मारी है साहब। किसी नेता की हैसियत नहीं हुई वहां जाकर उस बच्चे को न्याय दिला सके। ये गया निकल कर अपना काम छोड़कर मेरे परिवार का मरा। ये वहां गया, प्रशासन लग गया, जिसका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था। प्रशासन को जबरदस्ती 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजना पड़ा, जबरदस्ती। ये गाली बजाने की बात आई है। मुझे पता है कुछ बातें मृत्यु होगी, लेकिन ताली मेरी बात नहीं है। हम लोगों के लिए शर्म की बात कि आज तक हमने ऐसे नेता पैदा किए, निकम्मे नेता पैदा किए कि हमारी हत्या हो जाए, वो अपने घरों में पड़े रहे। ऐसा नहीं। बीमार में समझाओ सबको जाकर। गोली का जवाब गोली से, गोली का जवाब गोली से हम लोग देना जानते हैं। लेकिन तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हाथ बांध दिया है संविधान के अंदर कि नहीं, कोई गलती करेगा, मर्डर करेगा तो 302 की धारा लगेगी, हड्डी तोड़ देगा 307 की धारा लगेगी, आपसी झगड़ा हो तो 7 बजे चले जाओ। बाबा साहब अम्बेडकर ने हाथ बांध दिया है। कोई मैं उनको भी कहना चाहता हूँ तो लगातार इस तरह के काम कर रहे हैं। देखो भाई, हमारा पहले से प्रयास रहा, हमारे पुरखे याद रहे,
हमने भीमा कोरे काम किया, हमारी 4 रेजिमेंट रही। यहाँ बिजली पासी, सीता पासी, करवाला, यहाँ उदा देवी पासी भी रही है, जिसमें तेली ने अपना लोहा मनवा। तो वो खून तो हमारे उबाल तो हमारे खून में से पहले से और बहुत उबाल है, लेकिन जो उबाल साथ रहे तो अच्छा है। हम विध्वंस की ओर नहीं जाना चाहते। हम बुद्ध के लोग हैं, हम वेदास के लोग हैं, हम नानक के लोग हैं, हम कबीर के लोग हैं, हम शांति के लोग हैं। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपने यहाँ का रिकॉर्ड छूटते भी नहीं दे सकते। आज भीमानी खड़ी हो गई है। अभी भीमानी का मात्र एक कार्यकर्ता अपने संसद में भेजा। क्या नाम है? अरे इसके नाम से पूरी संसद दिल्ली को देसी लॉस की इतनी मोबाइल में और बताओ। अभी तो भीम आर्मी का एक ही कार्यकर्ता संसद में गया, आप सब लोग परेशान हो गए। आप सोचो, जब ये आपके बीच का डॉक्टर तुलसी भाई पास ही जाएगा, जब ये डॉक्टर पी के सागर जाएंगे, जब ये हमारे नाम आपको भूलिया, जब भाई हमारे कुर्सी वहां जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा संसद में? किसकी बात होगी बताओ? हमारी बात होगी ना, गरीबों की, किसानों की, कमजोरों की बात होगी नहीं होगी? ये लेकिन होगी कब? जब मुट्ठी बंद करके एकजुट हो जाओगे, दूसरे के पैसे को देखकर ललायत नहीं होगे, किसी से डरोगे नहीं। बाबा साहब के द्वारा दिए गए लोकतंत्र के अधिकार का सही प्रयोग करके इस देश में नीले पड़ने वाले लोगों की सत्ता स्थापित कर दोगे। ये तब हो पाएगा मेरे साथियों, मेरे दोस्तों। वरना आज अगर देश के शिक्षा की बजट की बात की जाए, देश के विकास के बजट की बात की जाए, तो आप उठाकर देखोगे बजट तो इतना बड़ा बनता है, लेकिन हम लोगों तक आते आते वो बजट 100 रुपए में से 10 पैसे रह जाता है। तो ये आपको भी समझना पड़ेगा कि सत्ता को स्थापित कैसे करना और क्यों करना। सत्ता स्थापित कैसे की जाएगी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जिनसे लड़ाई है वो चाहे तो कितना पैसा खर्च कर, कितना नहीं कर सकता। ईमानदारी से बताइए, यहाँ आने के लिए किसी को पैसा दिया गया है? जोर से बताइए। कुछ खाने को दिया होगा, कोई लालच दिया हो नहीं? भाई लालच ले लो, चलना दरिया आ रहे हैं। क्यों आए? बोलो क्यों आए? सम्मान के लिए। सम्मान के लिए आए हो ना? ये बताने आए ना कि हम भी जिंदा हैं। अब सोचो, वो लोग पैसे देकर लोग इकट्ठा करते हैं। क्या देके? पैसे देकर, दावत देकर लोग इकट्ठा करते हैं। हम लोग जब हम अपना एक दिन छोड़कर यहाँ अपनी मजदूरी छोड़कर यहाँ इकट्ठा हो सकते हैं, तो साथियों हम सत्ता पाने के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता पाने के बाद एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं। प्रचार, क्या प्रचार शुरू कर दे, आप मन बना लें कि हर रोज 1 घंटा 2 घंटा जिसमें जितना समय है, किसी की शादी में जाओ, किसी के मरने में जाओ, जन्मदिन में जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, चाहे दोस्ती में जाओ, कि जाकर भीम आर्मी भारतीय कमीशन का आजाद समाज पार्टी का सिद्धांत का प्रचार करना, जाकर कहना है कि अगर तुम वाकई डॉक्टर के लोग हो, वाकई बिजली पासी के लोग हो, वाकई मदनी पासी के लोग हो और वाकई दीना भाना के लोग हो, तो तुम सिर्फ जाकर के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करो और उन लोगों के साथ चंदा में आकर जाओ। अगर हमने काम शुरू कर दिया साथियों, जो काम हमें 15 साल में करना है वो काम हम अगले 7 साल में कर जाएंगे। ये सब कहते हैं कि भीम आर्मी जब काम करती थी, तेज काम करते कि ये सब लोग वो पीछे छोड़ देते हैं। और मैं कर्म करता हूँ, अपने एक कार्यकर्ता बनता हूँ। जो जब इसको लेकर ट्रेन चलता है तो इसको कपड़ा न समझ के अपना कफन समझता है और मन में उसकी एक बात करती है, किसी बेटी के साथ गलत होगा, भाई के साथ गलत होगा, बुजुर्ग के साथ गलत होगा और उसके लिए मेरी जान भी चली जाती है, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं कर सकता हूँ। ये बात आपको भी समझनी होगी कि जो लोग रात दिन आपके लिए मर रहे हैं, मनीषा वाल्मीकि के करे को कोई देश को नहीं बोला, भीम आर्मी बोली। अभी बात काटते हुए हमारे भाई का हत्या हुई, कोई नहीं बोला भीम आर्मी के बोले। अब आपको भी समझना होगा। आपको भी समझना होगा
एक मजदूर पूरे दिन मजदूरी करता है, शाम को 300, 400, 500 रुपए लेकर अपने घर जाता है, अपने बच्चों को रोटी की व्यवस्था करता है। तो आप लोगों की मजदूरी दिखती है, हमारी मजदूरी नहीं दिखती। जो राजनीति चलने का काम कर रहे, राजनीति समाज की मजदूरी कर रहे हैं, क्या हमें मजदूरी नहीं दोगे? क्या हमारे कंधे को मजबूत नहीं करोगे? क्या ये आपका वोट सपोर्ट नोट दूसरे के लिए है तो क्यों है? ये आपका वोट सपोर्ट नोट उसके लिए है जो आपके मरने जीने में खड़ा है, जो आपके घर परिवार की मुसीबतों में खड़ा है, उसके लिए है। और ये आपसे भीख के रूप में नहीं चाहिए, ये आपसे अधिकार के रूप में चाहिए। उस अधिकार के रूप में चाहिए तो आपके मुखों ने आपको दिया और आप लोगों ने हमको दिया। ये उस अधिकार के रूप में चाहिए। यहाँ से जाने के बाद कोई घर न बैठे, प्रचार प्रसार शुरू करे, लोगों को जोड़ने का काम करे, अपनी पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम करे। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ हरदोई में वंशानुगत राजनीति चल रही है, पिता बेटा भी पोता। बाबा साहब अम्बेडकर इसके खिलाफ थे, संजय अडाल इसके खिलाफ है, इसके खिलाफ है। वंशानुगत राजनीति नहीं, बाप का बेटा भी बेटे का पोता राजनीति नहीं। हाँ, अब राजनीति वो लोग करेंगे जो राजनीति में सक्षम होंगे, राजनीति वो लोग करेंगे तो पढ़े लिखे ज्ञानी होंगे, राजनीति वो लोग करेंगे जो गरीबों के किसानों की व्यवस्था सुधारने का काम करेंगे, राजनीति वो लोग करेंगे जिनको सदियों सत्ता से दूर रखा गया, राजनीति वो लोग करेंगे जिनका इस देश में बड़े पैमाने पर शोषण कई हजार साल हुआ। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सब लोग बड़ी मजबूती के साथ मन बना लीजिए, सामाजिक आंदोलन के साथ साथ अपना राजनीतिक आंदोलन मजबूत कीजिए। अगर आपने सामाजिक आंदोलन भीम आर्मी के साथ साथ आजाद समाज पार्टी नाम का राजनीतिक आंदोलन मजबूत किया तो ज्यादा बड़ी बातों में नहीं कहता, सिर्फ इतनी बात जरूर कहूंगा कि आपके घर की आर्थिक मजबूती करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की होगी। आपके घर में रोटी कपड़े मकान की पढ़ाई की व्यवस्था की जिम्मेदारी हम से लोग खड़े होकर कराएं, ये जिम्मेदारी लेकिन आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। आप लोग अपना एक रुपया काट करके इस संगठन पार्टी को मजबूत करना होगा। आप लोग अपने घर से निकल करके काम छोड़ करके इस बाबा साहब अम्बेडकर की व्यवस्था को आगे बढ़ाना होगा। आपको ये बताना होगा कि नहीं, हम गरीब दुर्गे किसान वगैरह लोग, हम मजदूर लोग इस देश की व्यवस्था को चला सकते हैं, हम भी राज स्थापित कर अपना राज देश में स्थापित कर सकते हैं। आपको बताना होगा। मेरा तो बस एक ही सवाल है तुम्हें, मैं जानना चाहता हूँ ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे पुरखों की तरह हमारा राज स्थापित हो, खड़े करके बताएं। जो कहते हैं कि भैया हमारा राज स्थापित होना चाहिए, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की सत्ता का स्थापित हो और हम बराबरी के लिए लड़ने का काम करें। आप भी कर दीजिए। सुनिए चाचा, सुनिए, जब बीमारी चुनाव उतरती है ना तो मशीन अपना रूप बदल देती है। तो बता रहा मशीन को भी ये बीमारी वाले है, अगर डिसीजन सही ना हुआ तो ना तो मशीन छोड़ी जाएगी ना मशीन को रखने वाला छोड़ा जाएगा। जब भाई आजादी काउंटी चल रही थी तो वहाँ कुछ लोगों ने तीरंदाजी करने का प्रयास किया। अब पूरब से, पश्चिम से, मध्य यूपी से, बुंदेलखंड से सब लोग वहाँ पहुंचे हुए थे। तो वहाँ हमारे कार्यकर्ता है गाजियाबाद का, भाई सुनो, ये बीमारियों में मशीन के चक्कर में पड़ते हैं। ये तो जीत पहले देखते बाहर से 50,000 लोग, वो तो जिता ये तो फॉर्मेलिटी है कि काउंटिंग हो जाए, सबको पता लगे कैसे जीते हैं। और अगर किसी चक्कर में हो, भ्रम हो कि यहाँ कोई फेरबदल करोगे तो चू मत करना, चू चा के बाद छोड़ दो, चू मत करना, वरना चूचा करने लायक रहोगे नहीं। आगे समझो, सरकार उनकी थी, फट जाती, अच्छे की फट जाती, सरकार उनकी थी, शासन उनका था, प्रशासन उनका था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र का अधिकार दिया, उन्हें पता था ये बात बीमारियों में जानता है। एक आदमी ने वहां संसद में धूम बता रखे, नहीं बता रखी, वो ज्ञान कर रहा है। भाई आपने एक नेता तैयार किया बाबा साहब का,
वो दम नहीं आया तुमको, जो मैं उस बात कह रहा हूं पे कहना मैं तुम महिला के विरोधी हो, तुम किसानों के विरोधी हो। मदारी फांसी ने तो आंदोलन चलाया, किसानों के पक्ष आंदोलन था, बड़ोदरा पता रहेगा ना। और हमारा नेता खड़ा हो चीख चीख के कह रहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, जब तक मेरे लोगों के अधिकार मिलेंगे ऐसे ही बोलता रहूंगा। भाई गोली की चलवाई इन्होंने मार तो नहीं पाई ना, क्या मार दिया। मैं यहाँ हूँ, हरदोई में हूँ, सोच तो बहुत सारे लोग नहीं होगी से मार दो, लेकिन छू तो नहीं सकते। उन्हें पता है कि छूने का अंजाम क्या है, जानते हैं बात तो मेरे भाई अपना राज स्थापित करो, और अपना राज स्थापित तलवार से नहीं हो सकता। बाबा साहब अम्बेडकर से उठा देंगे, अपनी मोहर लगा लो, वोट बना लो, ज्यादा वोट अपने डाल लो और राज स्थापित कर लो। कितना आसान काम है, और राज स्थापित करो, जो मर्जी कर लो। भाई मैंने कहा घर दे दो, नौकरियां दे दो, व्यवसाय बना दो, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। तो भाई यही अब मेरा एक सवाल और रह गया, ऐसे कितने लोग हैं जो समय मिलने पर हर रोज प्रचार करने का काम करेंगे, भीम आर्मी या समाज पार्टी, ईमानदारी से खड़ा कीजिएगा। सुन लो मेरी माओ, मैं घर एड्रेस दे दो, घर आकर पूछूंगा क्यों जितम रात को लड़ने को फोन करोगी, अपनी भाभी को फोन करोगी, अपने पियर फोन करोगी, तो मैं तो फोन कर मुझे कैसे होगा भाई, कोई तो भाई चंद्रशेखर की जेल रहना, भीमान की जेल रहना, कैसे को नहीं रह सकते। हाँ नाम बात दो कैसे हो ना, तो यही तो प्रचार है। प्रचार क्या भाई, वो लोग पैसे लेके प्रचार करवा रहे, हम अपने फोन का प्रचार करेंगे भाई, रिश्तेदारी में प्रचार करेंगे, करोगे मंदिर जिले खाने पीने का प्रचार सब लोग शुरू करोगे, तो फिर समझो 27 में उत्तर प्रदेश में तो सत्ता आपकी बनने से रोक नहीं पा रहे। इस मंच पर तो अगली बार आऊंगा 27 के बाद, यहाँ कई विधायक पे बैठेंगे, आपको देखना नहीं कोई नहीं हो सकता है। 2-4 मंत्री यहाँ भी बैठो सामने मेरे भाई, इनमें से 2-4 मंत्री बने हुए हो, और मुझे आगे मुझे आप कह रहे थे मंत्री बनने के लोग अगर प्रचार शुरू कर दिया, एक बड़ी मजबूती से काम कीजिएगा। शुक्रिया, आपने मुझे सुना। हाँ एक बात और, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ क्या करना लगता है, एक बात तो बताऊंगा, एक चीज तो सच है मौत, दूसरी चीज सच है भाई, जिसका जन्म हुआ मरेगा नहीं मरेगा भाई, हमारे परदादा मरे, उनके दादा मरे, सब आए बढ़िए, हम भी हमारे लिए हम भी मर जाएंगे। कुछ लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कुछ लोग बीमारी से मर जाते हैं, कुछ लोग बेचारे अपनी उम्र पूरी करके मर जाते हैं, अपने बीवी बच्चों को पालते, कुछ लोग हमारे जैसे होते हैं जो लड़ते लड़ते मरते हैं। तो क्या करते करते मरना भाई, बीमारी से मरना है, लड़ते लड़ते मरना है। तो ये मौत सच है तो क्यों डरे किसी से, अगर हम गलत नहीं है तो क्यों डरे किसी से भाई, डरना नहीं है। अन्याय के खिलाफ मजबूत आवाज बन के खड़े हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि न्याय करने वाले से न्याय सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है, तो न्याय सहने वाले ना हो, अन्याय के खिलाफ बुलंद आवाज खड़े होकर आवाज उठाने वाले हो। शुक्रिया, आप सब लोगों ने मुझे सुना। छोटे भाई करण वासी और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद कर रही है। हमारे प्रदेश ने कहा धन्यवाद तो कर रहा हूँ मैं, सुन लो प्रजा जिले की कमेटी, धन्यवाद तो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे प्रदेश का आदेश है, लेकिन धन्यवाद नहीं, जिम्मेदारी है, इतने लोग यहाँ से जिम्मेदारी है। अगर इनके घर में मुसीबत आती है तो वहाँ सबसे पहले निवार में कार्यकर्ता खड़ा होना चाहिए, परिवार के अगर किसी बहन के पल्लू पर भी कोई दाग लग जाए तो उसके मुंह से बोलने से पहले निवार में कार्यकर्ता का खड़ा होना चाहिए, टकराने के लिए मिलेगा, आप पूछ लीजिए एक बार। और इसमें मुझे कहते हुए निसंकोच कोई शर्म नहीं है, ना कोई शर्म है कि अगर अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते 100 मुकदमे भी लग जाए ना, तो भी कदम पीछे नहीं हटाना। अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते बेटी के सम्मान के लिए, पुरुषों के सम्मान के लिए अगर 100 मुकदमे भी झेलने पड़े तो किसी कीमत पर पीछे बिल्कुल हटना नहीं है, मुकदमे लगवाने के लिए तैयार है ना। इस बीच पर एक बात तो कहूंगा
कि संविधान को मानने वाले लोगों को संविधान पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अगर संविधान की जानकारी होगी ना साहब, तो किसी की हैसियत नहीं वो आपको क्यों करना। कौन सा आर्टिकल बोल लिया आजादी देता बताओ? अरे आप तो वकील तो वकील लगाओ। कौन सा आर्टिकल है जोर से बताओ? आर्टिकल 19 मुझे यहाँ बोलने की आजादी दे रहा है। यहाँ खड़े होकर बोलने की आजादी कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 19। शिक्षा का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? 21 किसने बताया सर? ये और किसने बताया सर? सामने से बताया किसने? 21 का अधिकार देता है आपको शिक्षा का कि आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तब भी आपको आर्टिकल संविधान में किसने शिक्षा का अधिकार देता है। यहाँ की सरकार को आपकी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। एक बात और कहूंगा, आप अपने मौलिक अधिकार को समझना शुरू करें। मौलिक अधिकार समझते हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, विद्युतता का अधिकार, इसको समझना शुरू करें, बताना शुरू करें। आपने ये काम करना शुरू कर दिया, ये बीमार मेरा समाजवाद का अधिकार है। तो मैं शुक्रिया करता हूँ छोटे भाई कर्मवासी का, इतना मजबूत कार्यक्रम कराया। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जो जिम्मेदारी आपको उठाई हुई इसके लिए आपका आभार। इससे किसी को परेशानी तो नहीं है, आप नहीं करता है, अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा। एक मैं नए तरह से ताल्लुक करा दूं, क्योंकि पार्टी का नाम है आजाद समाज पार्टी कासियाम के जिलाध्यक्ष। आप जो है इनके नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें, इनके नेतृत्व में भीम पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें और अपनी वोट सपोर्ट नोट को ताकतवर बना करके अपने लिए उसका प्रयोग करने का। तो आप सबका शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का भाई शुक्रिया, यहाँ आए सभी साथियों का शुक्रिया। दूसरे साथी आए नाम लोगों को बेमानी होगी कि लखनऊ वाला का नाम छोड़ लेते सीतापुर वाले नाम लोगे, सीतापुर वाले को लेके तो ये मरीज वाले कहते हमारा नाम नहीं है, बेटी वाले कहते। तो आप सबका आभार, ये आज मीडिया के लोग आप सबका भी बहुत बहुत आभार। चंद्र भाई को सबकी बात नहीं बताऊंगा। साथियों, महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे लोग देवस्थान हो जाएगा। साथियों, महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे लोग का फना हो जाएगा। हम जानते हैं हुनर अपना, हम जानते हैं हुनर अपना। जिस ओर बह निकलेंगे उस ओर रास्ता हो जाएगा, जिस ओर बह निकलेंगे उस ओर रास्ता हो जाएगा। आवाज दो।
माननीय विनय सिंह भैया जी जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय विनय सिंह भैया जी जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया। जय भीम। आप सब लोगों ने मुझे सुना।